नमस्ते। जरा सोचिए, हमारे देश में कई जरूरी नीतियां आज भी ऐसे आंकड़ों पर बन रही हैं जो लगभग 100 साल पुराने हैं। है ना चौंकाने वाली बात? चलिए, आज इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। भारत की जाति जनगणना की ये विशाल और हाँ, विवादास्पद कोशिश। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आज 1930s के दशक की किसी कंपनी की स्टाफ लिस्ट से उस कंपनी को चलाने की कोशिश करे। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, राइट? तो फिर इतने बड़े देश को इतने पुराने डेटा से कैसे चलाया जा रहा है? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। और असली समस्या की जड़ यही है। 1931 इस साल के बाद से भारत में आधिकारिक तौर पर कभी जाति के आधार पर गिनती हुई ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी नीतियां उन आंकड़ों पर आधारित हैं जो लगभग एक सदी पुराने हो चुके हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। भारत का एक राज्य है बिहार, जिसने तय किया कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो उन्होंने खुद ही एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण करने का फैसला किया, जो अब पूरे देश के लिए एक तरह का टेस्ट केस बन गया है। और बिहार की ये कहानी ना बहुत तेजी से आगे बढ़ी। देखिए, 2022-23 में सर्वे शुरू हुआ, 2023 तक तो नतीजे भी आ गए। हाँ, कुछ कानूनी रुकावटें आईं, लेकिन 2024 में से हरी झंडी भी मिल गई। अब ये जो पहल है, ये 2026-27 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई है। ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य का कदम पूरे देश में बदलाव ला सकता है। तो इस सर्वेक्षण से निकला क्या? जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये थी कि बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज की आबादी करीब-करीब 63% है। सिर्फ ये एक आंकड़ा, इस एक आंकड़े ने पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस गिनती से हासिल क्या होगा? जो लोग इसके समर्थन में हैं वो क्यों मानते हैं कि ये इतना जरूरी है? चलिए जरा उनके तर्कों को समझते हैं। देखिए, समर्थकों का तर्क बहुत सीधा है। सही आंकड़े होंगे तो शासन बेहतर होगा। इससे ये पक्का हो सकेगा कि सरकारी योजनाएं और संसाधन उन तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आरक्षण जैसी नीतियों को असल आबादी के हिसाब से तय किया जा सकेगा और सबसे पिछड़े समुदायों की पहचान करके उन्हें सीधे मदद दी जा सकेगी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ लोग इसे एक समाधान की तरह देख रहे हैं, वहीं इसके आलोचकों को इसमें कुछ बड़े खतरे भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब उन चिंताओं पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि जिस जाति व्यवस्था को हम खत्म करना चाहते हैं, ये गिनती कहीं इसे और मजबूत ना कर दे। एक डर ये भी है कि राजनीतिक पार्टियां इन आंकड़ों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए कर सकती हैं। फिर डेटा कितना भरोसेमंद होगा, इस पर भी सवाल उठेंगे। और क्या इससे अलग अलग समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर हम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ आंकड़ों के आधार पर एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने का वादा है, तो दूसरी तरफ सामाजिक बंटवारे और राजनीतिक टकराव का गहरा डर। और यही इस पूरी कवायद का असली द्वंद्व है। अच्छा, तो इन तर्कों और चिंताओं से हटकर आम लोगों की जिंदगी पर इसका असल में क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं कि अलग अलग समुदायों के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, हर समुदाय के लिए इस गिनती के मायने अलग अलग हैं। ओबीसी समुदाय इसे नौकरियों और शिक्षा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के एक मजबूत दावे के तौर पर देख सकता है। एससी और एसटी समुदायों के लिए इसका मतलब हो सकता है बेहतर और ज्यादा टारगेट की गई कल्याणकारी योजनाएं। और हाँ, जो सबसे छोटे जाति समूह हैं, उनके लिए तो ये बस आधिकारिक रिकॉर्ड में अपनी पहचान दर्ज कराने का एक मौका है, ताकि उन्हें नजरअंदाज न किया जा सके। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या जाति की गिनती उसे मिटाने में मदद करेगी या उसे पत्थर में और गहरा तराश देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ऐतिहासिक काम के सबसे बड़े अनसुलझे तनाव को सामने रखता है। और इसका जवाब, खैर, वो तो शायद भविष्य ही देगा।